मैंने उन्हें बताया कि मोबाइल मेरे पास था लेकिन अब नहीं है, शायद कहीं गिर गया है। कोठड़ी का दरवाजा बंद हुआ तो वह चटाई पर बैठ गई और सिसकियों से रोने लगी। मैं लड़कपन से उसका रम्ज शनास था। मैं समझ गया कि वो क्यों रो रही है। उसकी सिसकियों में छुपी हुई आवाज मैं सुन सकता था। वो मुझसे पूछ रही थी क्या वाकई मैं कातिल बन चुका हूं? क्या वाकई मैंने अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर किसी शख्स को कत्ल किया है? मैं उसे कैसे बताता कि मैंने ऐसा किया है और एक बार नहीं कई बार किया है। एक चींटी तक न मारने वाला ताबिश अब जान लेना और देना सीख चुका है। दुनिया ने इसे सिखा दिया है। यहाँ एक दरवाजे और रोशनदान के सिवा कोई रास्ता नहीं था। एक मैला सा बल्ब कोठड़ी में रोशनी बखेर रहा था। मेरे हाथ अभी तक पुष्ट पर बंधे हुए थे। सरवत ने हाथ खोल दिया और मेरी कलाइयों को सहलाया। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। वो बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? मेरी तरफ से आपको हमेशा दुख ही मिले हैं। मैंने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो ताज्जुब से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए कहा, हमें बड़ी एहतियात से बात करनी होगी। मुझे शक है कि ये लोग हमारी बातें सुनने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हमें इसीलिए इकट्ठे बंद भी किया गया हो। उसने इस बात में सर हिलाया और 2 आंसू उसके शफाफ रुखसारों पर लुढ़के। मैंने कदरे ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं, लेकिन आपको तो आई है ना? कपड़े भी फट गए। मैंने कोठड़ी का अच्छी तरह जायजा लिया। लकड़ी के दरवाजे में एक मामूली सी दर्ज मौजूद थी, मगर उस दर्ज से कोठड़ी के बस एक मुख्तसर गोशे को ही देखा जा सकता था। कोई रोशनदान में से हमें देखने की कोशिश करता तो हमें पता चल सकता था। लकड़ी की खाली अलमारी, प्लास्टिक के एक वाटर कूलर और 2-3 झूठे बर्तनों के सिवा यहाँ और कुछ नहीं था। मुझे लगा कि शायद हमसे पहले वही मातूब लड़का यहाँ बंद था जो बाहर बैठक में नजर आया था। अगले 1.5-2 घंटे में हमने 2 तरह की गुफ्तगू की। जो बातें आम थी वो नॉर्मल लहजे में की, लेकिन खास बात सरगोशियों की सूरत में कही। सरगोशियां करते हुए मुझे अपने होंठ सरवत के कान के पास लाने पड़ते थे और ऐसा ही सरवत भी करती थी। नहायत संगीन सूरत-ए-हाल के बावजूद उसकी यह गुर्बत मुझे भा रही थी। उसके सांसों का लम्स मेरे चेहरे और पूरे जिस्म में एक सनसनाहट छिकाता था। पता नहीं क्या बात थी, मुझे इन परेशान कुन हालात की जर्रा भर परवाह नहीं थी। परेशानी की जगह दिलो दिमाग में अजीब सी तरंग थी। कुछ कर दिखाने का अज़्म था। अचानक कुछ मध्यम आवाजें सुनाई देने लगी। यूं लगा जैसे एक मर्द और औरत है खुसर फुसर कर रहे हैं। फिर मर्द का हल्का सा कहका सुनाई दिया। मेरे जिस्म में चींटियां सरीं गईं। मुझे लगा कि ये अपने राजा का कहका है। मर्द औरत की आवाजें कभी जरा बुलंद हो जाती, कभी बिल्कुल धीमी पड़ जाती। हवेली में कहीं पकोड़े तले जा रहे थे और बेसन वाली मछली तैयार हो रही थी। उसकी खुशबू हम तक भी पहुंच रही थी। किसी वक्त वड्डी चौधराइन की तहकमाना आवाज भी हमें सुनाई दी थी। वो किसी नौकरानी को डांटती या कोई हदायत जारी करती थी। गाहे बगाहे किसी कमरे से बर्तन टकराने की आवाजें आती या फिर एक छोटा बच्चा जिद्दी अंदाज में रोने लगता। ये छोटे चौधरियों में से किसी का बच्चा हो सकता था या फिर मुमकिन था कि किसी नौकरानी का हो। मेरे जहन में शक पैदा हो चुका था कि राजा अब डेरे पर नहीं बल्कि कहीं हमारे करीब ही मौजूद है। मैंने उस पुरानी तर्ज की कोठड़ी की दीवार का अच्छी तरह जायजा लिया। इसकी ऊंचाई 17-18 फुट से कम नहीं थी। रोशनदान छत से 1.5-2 फुट नीचे था। लकड़ी की अलमारी में खाने से बने हुए थे। ये खाने सीढ़ी का काम दे सकते थे। अगर मैं अलमारी के ऊपर पहुंच जाता तो रोशनदान तक रसाई हो सकती थी। मैंने सरगोशियों में सरवत को अपने इरादे के बारे में बताया। वो मेरी हदायत पर बेचूचरा अमल कर रही थी। मैंने उसे कहा कि वो अलमारी को जरा थाम कर रखे और टकमगाने से बचाए। उसने ऐसा ही किया। मैं अलमारी के खानों में पांव रखता हुआ ऊपर पहुंच गया, लेकिन अब भी रोशनदान 2-2.5 फुट ऊपर था। मैंने इशारा किया और सरवत ने वाटर कूलर मुझे थमा दिया। मैंने वाटर कूलर पर पांव रखे और रोशनदान से साथ वाले कमरे में झांकने में कामयाब हो गया। यह आम साइज का कमरा था। मैं कमरे का करीबन निस्फ हिस्सा देख सकता था। यहाँ भी बल्ब की मध्यम रोशनी मौजूद थी। मुझे एक शख्स की पुश्त नजर आई। मैंने 1 सेकंड में पहचान लिया वो राजा था। उसके सामने एक प्लेट थी। वो बड़ी रगबत से गर्मा गर्म पकौड़े खा रहा था। पास ही शीशे का गिलास था जिसमें विस्की चमक रही थी। इंडियन शराब का आधा भी पास ही पड़ा था। राजा से 4-5 फुट के फासले पर एक मशहूर इंडियन फिल्म स्टार ऐश्वर्या राय मौजूद थी। वो 80-90% से ज्यादा मुशाबत रखती थी। अब तो उसने अपने बाल भी ऐश्वर्या राय ही के अंदाज में सीधे करा लिए थे। उसने इंडियन स्टाइल की कामदार सब्ज साड़ी पहन रखी थी। स्वीटी उर्फ ऐश्वर्या को मैंने आखिरी बार शिकस्ता हाल जीप में देखा था। वो लाहौर के मुजाफात में एक वीरान जगह थी। मैं और राजा ऐश्वर्या को जीप में बंद करके लाहौर चले गए थे। आज कई हफ्तों बाद वो पीली हवेली के इस आरामदेह कमरे में मौजूद थी। वो एक नवाड़ी पलंग पर गाँव तकिए के सहारे नीमदराज थी और ट्रांसिस्टर रेडियो से छेड़छाड़ कर रही थी। दोनों धीमी आवाज में बातें भी कर रहे थे।
ज्यादातर अल्फाज मेरे कानों तक भी पहुंच रहे थे। स्वीटी उर्फ ऐश्वर्या ने अदा से कहा, राजा तू एक नंबर का फ्रॉडिया है, अपने पक्के से पक्के दोस्त को धोखा दे सकता है। अब वो क्या सोचेगा तेरे बारे में? राजा ने गाल बना आंख मारकर कहा, सोने हो तुम मखणो, तो अड्डे जैसी टैट छोरी के लिए तो राजा अपने असली प्यू के तबाकू में जहर मिला सकता है। अम्मू की तो कोई गल ही नहीं है। उसके साथ ही उसने बड़े कमीनेपन से ऐश्वर्या के पांव के अंगूठे पर हल्की सी दंडी काटी। उसने सी करके पांव समेटा और बोली, वैसे तूने सब कुछ बता दिया चौधरी अनवर साहब को? ओहो नहीं मेरी सोनी, मैंने कुछ नहीं बताया और ना किसी को धोखा दिया। मैंने धोखा तो इस औरत रजिया ने और लतीफ दुकानदार ने दिया है। ताबी उनके घर में था, इन्होंने चौधराइन के सामने सारा पोल खोल दिया, ताबी का और उस कुड़ी सरवत का। जब पोल ही खुल गया था तो फिर मैं क्यों खुद को खामखा खतरे में डालता? मैं इस वेले डेरे पर था, मैं चाहता तो यहाँ से भाग भी सकता था, लेकिन ये चौधरी अनवर मुझे अपने टाइप का बंदा लगाए। इसे कदर भी है कारीगर बंदे की। अपनी सारी खोड़ियां मेरे सुपुर्द करना चाहता है और 3 बुलडाग भी। मैंने चौधरी को सब कुछ बता दिया। और वैसे जरा सोच रानी, मैंने चंगा ही किया ना, मैं भी यहाँ था और तू भी यहाँ थी। आज नहीं तो कल हमारी मुलाकात हो ही जानी थी और तूने फटाफट बता देना था चौधरी को ये ताबी और राजा एक ही बाग की मूड़ियां हैं। वो अदा से मुस्कुराई और बोली, हो सकता है कि मैं ना ही बताती, पर्दा रख लेती तेरा। बस तेरी इन्हीं बातों पर तो कलेजा निकलता है मेरा। वो अपना सीना मसल कर बोला, वैसे एक नंबर का मतलबी है तू, अब अपने इस यार अम्मू को पकड़वाएगा? ये सारा तेरे हुस्न का लश्कारा है मेरे दिल भर जानी। उसने एक बार फिर ऐश्वर्या का गोरा चिट्टा पांव पकड़ने की कोशिश की। वो एकदम शोख अंदाज में सिमट गई। राजा जरा संजीदा होते बोला, वैसे मेरी रानी ये यारी दोस्ती, ये भाईचारा, ये सब बोल बचन है, कोई किसी का यार नहीं, यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है। अब देखो ना इस अम्मू को ही, उसको पता भी था कि हवेली में कोई ना कोई ऐसा होगा जो मुझे पहचान लेगा, पर उसने भेज दिया मुझे यहाँ कुट खाने के लिए और मरने के लिए। यहाँ कोई किसी का नहीं। उसने फिर शराब का तवील घूंट भरा और जब धोती के पल्लू से अपने होंठ साफ करने की कोशिश की तो अपनी टांग को दूर तक नंगा कर लिया। इसका नशा पुख्ता हो रहा था। उसने अपना कुर्सी नुमा रंगीन मूड़ा खसका कर ऐश्वर्या के करीब कर लिया। वो इसका इरादा भांप कर सीधी होकर बैठ गई। सीने पर सब्ज साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए बोली, देख राजे, वहां जंगल में जो कुछ हो गया सो हो गया। ये चौधरी अनवर की हवेली है, यहाँ खुद को जरा संभाल कर रख। ओए हेरिए, और तेरे सामने कौन काफर का पुत्र खुद को संभाल कर रख सकता है? सच कहता हूँ, जिस दिन तू वखरी हुई है ना, रात दिन तेरे बारे ही मैं सोचता रहता हूँ। ऐसी ऐसी बातें सोचता हूँ कि तुझे पता चल जाए ना तो जूती उतार दूं तुझ पर। ऐश्वर्या ने चौखे से फिक्रा मुकम्मल किया। जूती की बात मत कर मेरे साथ, गोली बंदूक की बात कर। मारनी है तो गोली मारना सिद्धि मेरे सीने में। अपनी थान से जरा सा भी हिल जाऊं तो थूक देना मेरे मरे मुंह पर। राजा के लहजे में लड़खड़ाहट और नशीलापन था। ये तो सारी बातें हैं। छोटा चौधरी अमजद कहता है कि कुछ करके दिखाओ, तो फिर है ना, करके भी दिखाऊंगा मेरी बादशाह आजादी। बस एक आध दिन में कड़ाका निकाल दूंगा इसका। स्वीटी उर्फ ऐश्वर्या जब हमें पिछली बार मिली थी तो उसका उर्दू लहजा इतना अच्छा नहीं था। उसमें पंजाबी या शायद लाहौरी झलक नुमाया थी, लेकिन अब वो बेहतर उर्दू बोल रही थी। गालिबन इस सिलसिले में उस पर मेहनत की जा रही थी। वो बोली, पर तेरी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही राजे। हो सकता है कि कल या परसों तक सुल्तान चिट्टा भी यहाँ पहुंचा है और तू भागा हुआ है उसकी कोठी से, बल्कि तूने उस ताबिज को भी वहां से भगाया हुआ है। और हेरिए, ये सारी गल बात हो गई है चौधरी अनवर से। चौधरी अनवर ने वादा किया है कि सुल्तान चिट्टे से मेरी सुलह कराएगा। और वैसे भी मैंने कौन सा ऐसा बड़ा नुकसान किया था सुल्तान साहब का? बस मामूली सी बात थी। यहाँ तो बड़े बड़े जमींदारों और चौधरियों पर बकरी चोरी के मुकदमे बढ़ जाते हैं। इस दौरान में ऐश्वर्या राय मुसलसल रेडियो की नाप घुमा रही थी। एक स्टेशन पर एक पंजाबी गाना लग गया। अकरम राही गा रहा था, सोहणिया तो दूर दूर रहना चाहिए। ऐश्वर्या नाच से पांव को हरकत देने लगी। राजा ने एक पैग मजीद चढ़ाया और उठकर खड़ा हो गया। उसने ऐश्वर्या का नाजुक बाजू पकड़कर उसे भी उठाया, फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर पंजाबी अंदाज में डांस की कोशिश करने लगा। उसके भूंडेपन पर ऐश्वर्या पहले हंसती रही, फिर वो मंझे हुए अंदाज में ठुमके लगाने लगी। कभी वो दोनों कमरे के उस हिस्से में चले जाते जो मेरी नजरों से ओझल था, कभी मेरे सामने आ जाते। मैं बिल्कुल बेहरकत था। एक अच्छा भी मेरे ज़हन में मौजूद था कि कहीं इनमें से कोई ऊपर रोशनदान में झांक न ले। सरवत ने नीचे अलमारी थाम रखी थी। नाचते नाचते राजा ने फिल्मी अंदाज में खुद को झुकाया और सुबक बदन ऐश्वर्या को अपने दाएं कंधे पर बिठा लिया। रेडियो पर बोल गूंज रहे थे, अखियां मिलांदे ने रोने गल पांदे ने, इन्हां दे कोल नहीं बहना चाहिए। राजा इसी अंदाज में नाचने की भूंडी कोशिश कर रहा था। कुछ भी था, स्वीटी उर्फ ऐश्वर्या का वजन था। एक जगह राजा के कदम लड़खड़ाए
ऐश्वर्या को संभालते संभालते वो खुद भी पलंग पर गिरा। उसने ऐश्वर्या को अपनी बाहों में ले लिया और उसके हसीन चेहरे को अपनी शराबी सांसों से लथड़ने लगा। वह हंस रही थी और राजा को आगे बढ़ने से रोक रही थी। फिर वह हाँफती हुई सांसों के साथ उठ खड़ी हुई। वो नकल थी, लेकिन कई जावियों से हैरान कुन हद तक असल नजर आती थी। गालबन कड़ी मेहनत से उसके जिस्म को भी फिल्मी स्मार्टनेस दे दी गई थी, और ये मेहनत उसके जिस्म पर ही नहीं, उसके तौर अतवार और नाजो अंदाज पर भी की गई थी। आवाज के फर्क से कताए नजर वो कई एतबार से ऐश्वर्या राय ही दिखाई देती थी। राजा उसके करीब होता जा रहा था, लेकिन साफ पता चल रहा था कि वो इसके हाथ आने वाली नहीं। कम अज कम आज तो नहीं। इसी दौरान में ऐश्वर्या की मुश्किल आसान होगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने राजा को बाहर बुला लिया। कुछ देर बाद मैं भी नीचे उतरा। राजा के बारे में मेरी राय कभी भी अच्छी नहीं थी। भांडियल एस्टेट में जश्न की रात जब इमरान ने मुझे अपनी तवील रुदात सुनाई थी, इसमें भी मुझे राजा का किरदार ज्यादा भाया नहीं था। अभी मुझे चंद हफ्ते पहले का वो वाकया भूला नहीं था जब इंडस्ट्रियल एरिया की कोठी में राजा मुझे जख्मी हालत में छोड़कर बड़े रूखेपन से निकल गया था। यह और बात है कि उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई और उसे वापस आना पड़ गया था। इमरान के साथ भी राजा का रवैया मुखलिस दोस्त वाला नहीं था। अब यहाँ बिल्कुल और तरह की सूरत हाल सामने आ रही थी। सवीटी उर्फ ऐश्वर्या नामी इस लड़की का कांटा काफी दिनों से राजा के दिल में चुभा हुआ था। यहाँ वो उसे फिर नजर आ गई थी और वो अपनी तमाम तरगंदी भूख के साथ उस पर कुर्बान हुआ जा रहा था। ये कौन लोग थे? सरवत ने सरगोशी में मुझसे पूछा। एक तो कुत्तों और घोड़ों का बदमाश ट्रेनर है, दूसरी मशहूर एक्ट्रेस है इंडियन ऐश्वर्या राय, यानी ऐश्वर्या राय की कोई हम शक्ल है। मैंने इस बात में सर हिलाया। दोनों रक्स कर रहे थे। क्या आप जानवरों के इस ट्रेनर को जानते हैं? थोड़ा बहुत, समझो बस मामूली शनासाई है। मैंने बात गोल की। अब मुझे बहुत डर लग रहा है ताबिश। इससे पहले कि मैं जवाब में कुछ कहता, दरवाजे पर आरटी हुई। फिर दरवाजा खुला। पहले विस्की का भभका अंदर आया, फिर राजा। एक राइफल बरदार ने राजा के हक्म में कोठड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। सरवत सहम कर एक कोने में सिमट गई। राजा को चढ़ी हुई थी। उसकी लाल लाल आंखों में मुझे सुवर का बाल नजर आया। उसने पहले दुज़दीदा नजरों से सरवत को घूरा, फिर मेरे करीब चटाई पर फसकड़ मार कर बैठ गया और कहने लगा, तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रहे हो और मैं तुम्हें देखकर, पर मैं ज्यादा हैरान भी नहीं हो रहा क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों और कैसे पहुंचो। क्या कहना चाह रहे हो? मैंने पूछा। एक बड़ा नेक और चंगा मशवरा देने आया हूं तुझे। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। वो बोला, देख मैं तुझे अपने दिल की गल बताता हूँ। अम्मू से मेरी बड़ी यारी रही है। मैंने बड़ा कुछ किया उसके लिए, अपनी जान की भी परवाह नहीं की, पर ये ऊपर से और है और अंदर से कुछ और। तो उसका पक्का यार है ना, मगर तुझे भी उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। उसका पूरा एक जत्था है, क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, गैंग। उसके लोग हर वेले उसके आसपास रहते हैं। ये उनसे हर तरह के काम लेता है। तुझे उसका कुछ और रूप नजर आता होगा, पर उसका रूप कुछ और है। अब देख यही मामला देख, साला खुद नहीं आया और हमें घुसा दिया है इस काले भूंडों के छत्ते में। बड़े खतरनाक लोग हैं ये, बंदे को मक्खी की तरह मारते हैं। तो तुमने इनको बता दिया सब कुछ? मैंने नहीं बताया, तुम्हारे यार लतीफ और उसकी जनानी ने बताया है। सारा पोल खोल कर रख दिया इन कमीनों ने, और तुझे भी सब पता है। इतना बोलना ना बाण। मैंने सोचा जो होना था हो चुका, अब क्यों ना अपनी साइड बचाऊं, और मैंने चंगा ही किया ना, नहीं तो शनाख्त तो मेरी भी हो जानी थी। बाल छोटे कराने और दाढ़ी मूंछ से बंदे का थोबड़ा तो नहीं बदल सकता। मुझे पता था कि यहाँ भी जावे का कोई न कोई बंदा जरूर होगा, इसे मेरे थोबड़े पर शक जरूर पड़ेगा, और यही हुआ। वो चमक छलो ऐश्वर्या राय भी यहाँ है। उसने हवेली में घुसते ही मुझे पहचान लिया, बिल्कुल जैसे उस दूसरी कुड़ी नीतो ने तुझे पहचाना है। मुझे तो लगता है कि तुम हर जगह अपना खेल शुरू कर देते हो राजा। वो बोला, यहाँ सब अपनी अपनी खेड़ी खेड़ते हैं पोले बादशाह। और देख मैं इतनी देर जेल में सड़ता रहा, इस अम्मू ने पलट कर मुझे नहीं देखा। ये तो ऐसा कुत्ते का तुखम है कि कहीं मुझे देख भी लेता तो नजर बचा कर निकल जाता। वो तो इत्तेफाक से मेरी तुम्हारी मुलाकात हो गई और अम्मू को भी मुझसे मिलना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने ही हिसाब में रहा। बोल हाँ या नहीं? मुझे होटल में अकेला छोड़कर खुद तुम दोनों चढ़े गए इस बाबे जलाली के पास। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे ना? वो तो मैंने इस गंदे अंडे नदीम को पकड़ा और अम्मू पलट कर मेरी तरफ आया। मैं सच बताता हूँ तुझे, यहाँ हर कोई अपनी खेड़ ही खेड़ता है। मैं बुझे दिल के साथ राजा को देखता रहा। वो बोला, देखता भी मैं इस कुड़ी के सामने ये सारी गल बात करना नहीं चाहता था, पर मजबूरी है। तूने अम्मू के साथ मिलकर नादर टिट्टी के साथ जो कुछ किया है तुझे पता है ना? बोल पता है ना? मैं खामोश रहा। वो बोला, कल किसी वक्त सुल्तान चिट्टा नाक से जहरीला धुआं छोड़ता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। नादर टिट्टी के बदले वो फाड़ डालेगा तुझे, और तेरे साथ जनाना साथ भी है। ये चौधरी अनवर भी कोई छोटी मोटी बला नहीं है। शहरी कुड़ियों की तो बहुत ज्यादा बेइज्जती खराब करता है ये।
इस सारी तबाही से बचने का बस एक ही तरीका है, अम्मू का ख्याल छोड़ दे, अपने बारे में सोच। क्या सोचूं? मैंने उसकी सुर्ख आंखों में देखते हुए पूछा। इससे पहले को कुछ कहता बाहर से किसी औरत के जोर जोर से बोलने की आवाजें आने लगी। दरअसल ये दो औरतें थीं जो आपस में बुरी तरह झगड़ रही थी। बोलचाल से दोनों पढ़ी लिखी लगती थीं, वो एक दूसरे को कोस रही थी। एक राजा ने कहा, ये दोनों शहरी जनानियां हैं चौधरी अनवर की। एक तो बिल्कुल नई नई आई है, सोकड़े हैं, लड़ेंगी नहीं तो और क्या करेंगी। फिर एकदम एक औरत चिल्लाने लगी, साथ ही चौधरी अनवर की गरेदार आवाज भी सुनाई दी। पता चला कि वो एक बीवी को पीट रहा है, लेकिन ये पुरानी बीवी थी। वो इसे गालियां भी दे रहा था। इसकी कहरनाक आवाज उभरी, कुत्ते की बच्ची तलाक मांगती है, ले ले तलाक, कल की लेती, आज ही ले ले, अभी ले ले, पर पहले वो 5 लाख रुपया दे दे जो तेरे भुखे नंगे प्यू ने अपनी बीमारी पर लगाया है। औरत ने जवाब में कुछ कहा। चौधरी ने उसे मजीद मारा। फिर शायद वड्डी चौधराइन यानी पहली बीवी ने उसकी जान बचाई। सरवत भी खौफजदा सी ये सब कुछ सुन रही थी। राजा मुस्कुराया, ऐसे कंठम तमाशे इन हवेलियों में रोज ही होते हैं। छाडिन को तो अपने बारे में सोच। पूछ तो रहा हूँ कि क्या सोचूं, सच बता, मोबाइल कहाँ है तेरा? मैंने चौधरी के बंदों को बताया, मुझे कुछ पता नहीं, यहाँ हवेली आते हुए रास्ते ही में कहीं गिराए। ये लोग सब ढूंढ कर आए हैं, चप्पा चप्पा देखा है, किसी ने उठा लिया होगा। और इस कुड़ी का कहाँ है? राजा का इशारा सरवत की तरफ था। ये लाई ही नहीं थी, मैंने कहा। राजा ने अपनी छोटी छोटी बदबूदार दाढ़ी खुजाई। अच्छा, ये मुंह फोन क्यों नहीं उठा रहा? कल मैं खुद भी करता रहा हूँ, बहुत दफा कोशिश की, उसने नहीं उठाया। पता नहीं क्या चक्कर है। तेरा क्या अंदाजा है इस वेले वो कहाँ होगा? मैं नजूमी नहीं हूँ, पर मैं नजूमी हूँ। वो एकदम फुनकारा। और मैं तुझे बता रहा हूँ, तभी अगर तूने इन लोगों को इमरान का खोजना न दिया तो ये कड़ाके निकाल देंगे तेरे और तेरी इस माशूक के। तेरे पास सोचने के लिए बस सवेर तक का वेड़ा है। मेरा जी चाहा कि राजा पर झपट पड़ूं और कम अज कम उसकी गर्दन का कड़ाका तो जरूर निकाल दूं। बाद में जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन फिर खुद पर जब्त करना पड़ा। मेरे साथ सरवत थी और मुझे अपने से पहले उसके बारे में सोचना था। लगता था कि बाहर गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। गीली मिट्टी की खुशबू नतनों तक पहुंच रही थी और उसके साथ किसी वक्त बादलों की गरज भी सुनाई देती थी। मछली पकौड़ों और रोस्ट चिकन की खुशबू सारी हवेली में फैली हुई थी। रात के करीबन 10 बज चुके थे। राजा अपनी जगह से उठते हुए बोला, ताबी बाबू, ये वेड़ा बड़ा कीमती है तेरे लिए, फिर पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं 2-3 घंटे बाद फिर आऊंगा, तब तक कुछ और सोच ले और अपनी इस जनानी से भी मशवरा कर ले। और जिसने खुद अपनी गर्दन फंसाई है इस शिकंजे में, ज्यादा मुसीबत तो इसकी गोरी चमड़ी पर ही आनी है ना। मैं राजा को कैसे बताता? सरवत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। किसी को इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो सरवत को गलत नीयत से छूता भी। इससे पहले कयामत बर्पा होना थी, एक ऐसा तूफान उठना था जिसके बारे में इस हवेली के चौधरी सोच भी नहीं सकते थे। कुछ ऐसा यकीन था मेरे अंदर, ऐसा वालिहाना भरोसा जिसने मुझे पहाड़ की तरह बुलंद और मजबूत कर दिया था। मेरी ख्वाहिश थी बस मेरे हाथ में सरवत का हाथ हो, फिर जिस आफत ने मेरा रास्ता रोकना है वो मेरे सामने आ जाए और मैं इसके परखशे उड़ा दूं। मैं राजा से यूसुफ फारूकी के बारे में कुछ सुन गुल लेना चाहता था, मगर आखिर में उसने ऐसी बदजुबानी की थी कि मैंने उससे बात करना मुनासिब नहीं समझा। वो अल्कोहल की बदबू समेत बाहर निकल गया और कोठरी का दरवाजा फिर से मुकफ्फिल कर दिया गया। बाड़े की तरफ से कुत्तों का शोर सुनाई दे रहा था। मैंने चौबी दरवाजे की बारीक मोहिन दर्द से आंख लगाकर बाहर झांकने की कोशिश की। काफी देर बाद एक शहरी लिबास वाली लड़की नजर आई। वो अपने हाथों में फ्रूट से भरी हुई ट्रे उठाए गुजरे। तो 3 मिनट बाद 2 और आदमी गुजरे। इनमें से एक को देखकर मैं बुरी तरह चौंका। ये यूसुफ फारूकी था। इसकी टांग का जख्म अब गालबन ठीक था। मामूली लंगड़ाहट के सिवा उसे कोई मसला दिखाई नहीं देता था। तब उसका चेहरा जर्द और मुरझाया हुआ नजर आ रहा था। वो बस 1 या 2 सेकंड के लिए मेरी नजरों के सामने रहा, फिर आगे निकल गया। अब यह बात कन्फर्म हो चुकी थी कि वो जिसकी तलाश में हम मारे मारे फिर रहे हैं यहीं पर मौजूद है। मैंने फिलहाल सरवत को यूसुफ के बारे में बताना मुनासिब नहीं समझा। वो जज्बाती हो सकती थी। बाहर मौसम मुसलसल अबर आलूद था। किसी वक्त गरज चमक भी होने लगती थी। मैं और सरवत दीवार से टेक लगाए बैठे रहे। सरवत अब बिल्कुल गुमसुम थी। अनजाने अंदेशे उसके चेहरे पर गहरे होते जा रहे थे। मुझे लगा कि उसके कानों में शायद वही साईं के कहे अल्फाज गूंज रहे हैं। उसने काली परछाइयों का जिक्र किया था और इन संगीन तरीन हालात का जिक्र किया था जिनका इख्तिताम किसी कब्रिस्तान में हो सकता था। तो क्या कोई मरने वाला था? कौन मरने वाला था और किस तरह? हमारे इर्द गिर्द नकलो हरकत की आवाजें अब मालूम होती जा रही थी। खाना खा लिया गया था। बर्तन समेटे जा चुके थे। हुक्के भी गिड़गिड़ाए जा चुके थे। अब हवेली के मकीन शायद सोने की तैयारी में थे। मुसलसल रोते हुए बच्चे की री री भी अब खत्म हो चुकी थी। किसी कमरे में बजता हुआ रेडियो खामोश हो गया। इर्द गिर्द की लाइट्स गुल हो गई। 12 बज चुके थे। राजा ने कहा था कि वो फिर आएगा, लेकिन वो आया नहीं।
शायद उसने ज्यादा पी ली थी, फिर यकीनन मुर्गन खाने की खुमारी भी होगी। हो सकता था कि वो कहीं पड़ा सो रहा और अब सूरज तुलू होने से पहले आंख न खोले। मुझे अंदाजा हो गया था कि चौधरी अनवर वगैरह से वीडियो उर्फ ऐश्वर्या के जरिए राजा को अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो इमरान को पंसाने में उनकी मदद करे। चौधरियों को तो इमरान से कोई दुश्मनी नहीं थी, यकीनन वो सुल्तान चिट्टे की ख्वाहिश के एहतराम में ये सब कुछ कर रहे थे। 1:30-2 बजे तक हवेली में मुकम्मल सकूत छा गया। बस किसी करीबी कमरे से किसी के कराहने की मध्यम आवाज आती रही। यकीनन करिश्मा कपूर ही थी। गालबन दर्द के सबब उसे नींद नहीं आ रही थी। वो किसी वक्त उठकर टहलने भी लगती थी। उसके टहलने का सबूत वॉकिंग स्टिक की हल्की ठक ठक थी। घड़ी की सुइयां आगे को सिरकती रहीं। वो रात के 2-2:30 बजे का अमल था। अब हवेली में मुकम्मल सकूत था। इस सकूत को बस किसी वक्त रखवाली के कुत्तों की मध्यम आवाज ही तोड़ती थी। आइंदा क्या होता है? हम दोनों के ज़हनों में बस यही एक सवाल गड़ा हुआ था। मैं सोच रहा था कि क्या किसी तरह इमरान को खबर हो सकेगी कि यहाँ हमारे साथ क्या हुआ है और राजा ने किस कमीनगी से अपनी वफादारियां बदली हैं। मेरे ज़हन में बार बार उस सेलफोन का ख्याल भी आ रहा था जो मैं लतीफ की दुकान के अंदर दाल की बोरी में घुसाया था। इत्तेफाकन फोन ऑन नहीं था। इन मुमकिन था कि वो 2-4 दिन तक वैसे ही बोरी में पड़ा रहता, मगर यह भी मुमकिन था कि वो कल लतीफ की नजर में आ जाता और वह इसे ऑन करके इमरान या फिर इकबाल वगैरह से राब्ता कर पाता। मगर जिस तरह के हालात हो गए थे या इसकी बीवी ने कर दिए थे, यह इम्कान नहीं था कि लतीफ किसी तरह का रिस्क लेगा। हो सकता था कि वह फोन वैसे ही किसी जोहड़ में फेंक देता। अचानक दरवाजे पर मध्यम आहट सुनाई दी। किसी ने होले से कुफल खोला और दरवाजे का एक पटवा किया। मुझे राजा की सूरत नजर आई। उसे फौरन होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी। राजा का रवैया बदला हुआ नजर आता था। उसे सर के इशारे से मुझे और सरवत को बाहर आने का कहा। मैं चंद सेकंड के लिए तजब्ज़ुब में रहा कि उसकी कोई चाल तो नहीं थी। जब उसने दोबारा सर को हरकत दी तो उठकर खड़ा हुआ और अपने साथ सरवत को भी उठा लिया। सरवत के जिस्म में हल्की सी लर्जिश थी। आ जाओ, राजा ने सरसराती सरगोशी की। मैंने गुरगाबी पहनी। सरवत के पाँव में पहले ही चप्पल मौजूद थी। हम राजा के पीछे कोठड़ी से बाहर आ गए।